सुप्रभात बच्चों, आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। समाजशास्त्र एवं समाज, ये पूरा आपका अध्याय ख़त्म हो गया है। मैंने इसके प्रश्न उत्तर और कुछ आपको बहुविकल्पीय प्रश्न भेजे थे। बच्चों, मैं चाहती हूँ आप लोग कोई एक सॉल्व, जिसमें क्वेश्चन सॉल्व हो, वो ख़रीद लें। मैं यहाँ समझाती रहूँगी, आप उससे अपने क्वेश्चन तैयार करते रहें, क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चन हैं और कुछ क्वेश्चन तो बुक में हैं भी नहीं, कराना बहुत असंभव है। इसलिए आप कोई बुक अवश्य ले लें। चैप्टर में क्लियर कर रही हूँ, आप पढ़ेंगे आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। आज बच्चों हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर, समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनका उपयोग। समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनका उपयोग। बच्चों, आपको हमने ये तो बता ही दिया है कि समाजशास्त्र तथा समाज के अर्थ एवं विशेषताएं हमने आपको बताई थी। इससे आपको यह भी पता चला कि समाजशास्त्र के द्वारा मुख्य रूप से समाज एवं व्यक्तियों के संबंधों तथा परस्पर क्रियाओं को समझने का प्रयास किया जाता है। समाज में क्या होता है, व्यक्तियों और उनके संबंध और उनके क्या क्रियाकलाप हैं, इनको जानने का प्रयास किया जाता है। बच्चों, यह भी जाना कि मानव समाज में व्यक्ति किसी स्थिति में समाज के प्रभाव से मुक्त नहीं रह सकता। यानी अगर वह समाज में रह रहा है तो वो समाज का प्रभाव उसको झेलना ही झेलना है, वो उससे मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं उन चीज़ों का प्रभाव हमारे ऊपर अवश्य पड़ता है और हम अपने को वहाँ उन चीज़ों से अलग नहीं कर सकते। समाज निश्चित रूप से व्यक्तियों को प्रभावित करता है, ये बात सही है। समाज में रहते हुए व्यक्ति कुछ सामाजिक निकायों जैसे परिवार, जाति या जनजाति, वर्ग, कुल या राष्ट्र का सदस्य भी होता है। मतलब समाज में तो रहता ही है, उसके अतिरिक्त तो किसी न किसी परिवार का सदस्य है, किसी न किसी जाति या जनजाति का भी सदस्य है, किसी वर्ग का भी है, किसी कुल का भी है और किसी न किसी राष्ट्र का भी वो सदस्य होता है। बच्चों, एकदम ईजी है, मेरे ख्याल से आपको ये एकदम समझ में आ रहा होगा। इस अध्याय में हम जानने का यह प्रयास करेंगे कि व्यक्ति समाज में कैसे समूहों का गठन करता है, मतलब किस तरह से वो समूह बनते हैं। तमाम तरह के समूह हैं समाज में, उनका गठन कैसे होता है, कौन कौन से प्रकार हैं समूहों के। समाज में असमान व्यवस्था किस प्रकार की है और उसके कौन कौन से प्रकार हैं। असमान व्यवस्थाएं आप समाज में देखते हैं, बहुत असमानताएं पाई जाती हैं। जातियों में भी असमानताएं, समाज में भी असमानताएं, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, हर तरह की असमानता पाई जाती है। सारे लोग एक से नहीं हैं। इसके साथ ही समाज में पाई जाने वाली स्तरीकरण की व्यवस्थाओं को भी जानने का प्रयास किया जाएगा। इस लेसन में हम इसका अध्ययन करेंगे। स्तरीकरण, स्तर क्या है। देखिए, कई तरह के स्तर, कोई निम्न वर्ग है, मध्यम वर्ग है, उच्च वर्ग है, उसमें भी बहुत सारी श्रेणियां हैं। तो ये इसका भी हम इसमें अध्ययन करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए सामाजिक नियंत्रण भी आवश्यक होता है। देखिए, चाहे समाज हो, चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, स्कूल हो, विद्यालय हो, नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। तो समाज में भी व्यवस्था, एक समाज का जो सुचारू रूप से उनको व्यवस्थित रखने के लिए नियंत्रण की बहुत आवश्यकता होती है। तो सामाजिक नियंत्रण के अर्थ, महत्व तथा साधनों आदि का अध्ययन भी इसमें किया जाएगा। यानी सामाजिक नियंत्रण का अर्थ क्या है, उसका महत्व क्या है, उसके साधन क्या हैं, क्यों होना चाहिए, तो ये सब चीज़ों का इस लेसन में भी अध्ययन किया जाएगा। व्यक्ति की समाज में क्या भूमिका एवं परिस्थिति है, इसे भी जानने का प्रयास किया जाएगा। उसकी क्या स्थिति है समाज में, इसको भी हम जानेंगे। अब देखिए बच्चों, समाजशास्त्र की शब्दावली तथा संकल्पनाएं।
क्या है समाजशास्त्र की शब्दावली और संकल्पनाएं? देखिए, समाजशास्त्र अध्ययन के लिए विशिष्ट शब्दावली तथा संकल्पनाओं के प्रयोग की आवश्यकता होती है। एक विशेष प्रकार की शब्दावली और संकल्पनाओं की आवश्यकता होती है। नॉर्मली तो हमें समाज के बारे में सारी चीज़ों का ज्ञान रहता है, लेकिन अगर हम उसी चीज़ को सामाजिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो वो एकदम हमारा ज्ञान और समाज शास्त्रीय जो दृष्टिकोण है एकदम भिन्न होगा। अब देखिए, इसका प्रमुख कारण यह है कि इस विषय में हम उन सब पहलुओं का अध्ययन करते हैं जो हमारे लिए नवीन या अजनबी नहीं है। हम समाजशास्त्र में किन पहलुओं का अध्ययन करते हैं? हम सारे पहलुओं को जानते हैं, वो हमसे नए नहीं है और न ही हम उनसे अनजान हैं, बल्कि हम उनसे परिचित होते हैं। लेकिन हो सकता है इन शब्दों को जिस अर्थ से हम परिचित हैं वह इन शब्दों की समाजशास्त्रीय व्याख्या एवं मान्यता से मेल न खाता हो। कहने का मतलब है, हम जिन चीज़ों से हम समाज की परिचित हैं, परिवार, समाज, जाति, और समाजशास्त्री जो दृष्टिकोण है वो हमारे विचार और समाजशास्त्री विचार वो मेल नहीं खाते। वो अलग उनकी परिभाषित करता है और हमारा जो उनके विषय में विचार है वो अलग रहता है। अर्थात यदि कोई किसी से पूछे कि परिवार क्या है, तो इसका अर्थ क्या है? हमारे परिवार की जो परिभाषा है वो कुछ अलग है और समाजशास्त्री अर्थ को सरलतम से व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसको सरलता से व्यक्त नहीं किया जा सकता। हम लोग परिवार का अर्थ जो समझते हैं वो नहीं है, उनकी परिभाषाएं जटिल हैं। अब देखिए, समाजशास्त्र ने इसको ऐसी परिभाषाएं दी हैं, यानी परिवार की, जो विभिन्न प्रकार के परिवार होते हुए भी इसको सही अर्थ स्पष्ट करने में सक्षम है। कि विभिन्न प्रकार के अर्थ होते हुए भी इसको स्पष्ट करने में सक्षम है, जो उन्होंने परिभाषाएं इसके परिवार की दी हैं। अब देखिए, सामाजिक संकल्पनाएं समय के साथ साथ विकसित हुई हैं। संकल्पनाएं क्या हैं? ये संकल्पनाएं जो हैं वो समय जैसे के साथ साथ इनका विकास हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जो समाजशास्त्रियों ने प्राचीन समाजों में, आधुनिक समाजों में होने वाली सामाजिक अंतःक्रियाओं को देखकर, यानी जो समाज का अध्ययन करने वाले समाजशास्त्री हैं, उन्होंने समाज में जो अंतःक्रियाएं होती रहती हैं, तमाम तरह की क्रियाकलाप चलते रहते हैं समाज के अंदर, उनको देखकर उन्होंने क्या किया? प्राथमिक समूह तथा द्वितीयक समूहों की संकल्पनाएं निर्धारित कर दी। बताया, प्राथमिक समूह उनको दो भाग कर दिए। इस संदर्भ में समूह तथा समुदाय संघ की संकल्पनाओं को भी अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया गया। समूह, समुदाय, संघ, इनको भी अलग अलग प्रस्तुत किया गया। समाजशास्त्र में समाज के समूहों के मध्य की संरचनात्मक असमानता को समझने के लिए स्तरीकरण की संकल्पना दी। यानी समाज के समूहों के मध्य, समाज के में जो समूह हैं उनके बीच में उनकी संरचनात्मक असमानता, क्योंकि उनकी जो असमानता है, समूहों के बीच में जो असमानताएं पाई जाती हैं, उनको समझने के लिए उन्होंने क्या किया? एक स्तरीकरण की संकल्पना दी। अच्छा, इन सभी चीज़ों से यह स्पष्ट है और यह यहाँ आवश्यक भी है ये स्पष्ट कर देना कि समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए सामाजिक संकल्पनाओं का विशेष महत्व है। यानी अगर हम समाजशास्त्री दृष्टिकोण से समाज का या समाज की किसी भी संरचना का अध्ययन अगर हम करते हैं तो उसके लिए क्या आवश्यक है? संकल्पनाएं बहुत ज़रूरी हैं। इस बात को इन्हें समाज को समझने के लिए ताले की चाबी के समान समझना चाहिए। यानी समाज को समझने के लिए ताले की चाबी, यानी जैसे ताले के लिए चाबी का होना ज़रूरी है तभी उसका महत्व है, उसी तरीके से समाज को समझने के लिए सामाजिक संकल्पनाओं का होना अत्यधिक आवश्यक है। जैसे ताले को खोलने के लिए चाबी की आवश्यकता होती है, वैसे ही समाज को समझने के लिए संकल्पना उपयोगी है। समय एवं परिस्थितियों के अनुसार समाजशास्त्रीय संकल्पनाओं को भी ध्यान में रखना आवश्यक है तथा निरंतर उनकी जांच भी करते रहना चाहिए, क्योंकि
परिस्थितियाँ चेंज होती रहती हैं, तो परिस्थितियों के अनुसार संकल्पनाओं पर भी ध्यान देना चाहिए और उनकी जांच करते रहना चाहिए। अब इस अध्याय में बच्चों हम आज पढ़ेंगे, इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक समूह, समूह के प्रकार, समुदाय, सामाजिक स्तरीकरण, जाति, वर्ग, परिस्थिति, भूमिका, सामाजिक नियंत्रण, इन सब का हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बच्चों इतना ही। बच्चों आप एक कॉपी ज़रूर बना लें, कुछ नोट्स लिखते जाएं, बुक खरीद लें और बुक ऐसी खरीदें जिसमें क्वेश्चन भी आपके सॉल्व हों, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको कराना इस पढ़ाई के मेथड से असंभव है। क्योंकि वीडियो भी मैंने देखे थे, आपके पास एक आधी पहुँचे हैं, और जबकि मैं रेगुलर वीडियो डाल रही हूँ। तो बच्चों थैंक यू, अगली कक्षा में फिर मिलते हैं।